आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज जाओ तमिलनाडु, जब कुणाल कामरा ने धमकी देने वाले शिव सैनिक को दिया खुला चैलेंज। मेरा मुंह काला किया, पैरों में गिरकर माफी मंगवाई, हंसल मेहता का शिवसेना पर आरोप। उनका विरोध मेरे सिर आंखों पर, मुस्लिम संगठनों के बहिष्कार पर इफ्तार में बोले चिराग पासवान। विश्व स्तर की राजधानी बनाया जाएगा, दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सरकार का बजट आज। नागपुर हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। गाजा में ताबड़तोड़ इजरायली हमले, 65 फिलिस्तीनियों की मौत। अमेरिका अगला हमला कहां करेगा, ट्रंप सरकार की बड़ी चूक। एमपी में सोना चांदी खरीदने का अच्छा मौका, थम गई कीमत। 30 मिनट सुनी स्क्रिप्ट, सिगरेट जलाई और फिर सिकंदर के लिए हाँ बोले सलमान खान। और मालिक संजीव गोयनका ने अब ऋषभ पंत की लगा दी क्लास। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपनी टिप्पणियों को लेकर कुणाल कामरा ने एक बयान जारी कर साफ कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और वो माफी नहीं मांगने वाले हैं। इस बीच एक फोन कॉल भी सामने आया है जिसमें एक शिवसेना समर्थक स्टैंड अप कॉमेडियन को धमकी दे रहा है। धमकी देने वाले इस तथाकथित फोन कॉलर की रिकॉर्डिंग अब वायरल हो रही है। 53 सेकंड की ऑडियो क्लिप में कॉल करने वाले को कामरा को गाली देते हुए और यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उनका हर्ष मुंबई के स्टूडियो जैसा ही होगा जहां शिंदे को निशाना बनाकर उनका शो रिकॉर्ड किया गया था। बातचीत की शुरुआत में कॉल करने वाले ने खुद को जगदीश शर्मा बताया और कॉमेडियन से उनकी टिप्पणियों के बारे में सवाल करता है। इस दौरान वो कहता है, जाओ और देखो कि हमने होटल या स्टूडियो का क्या हाल कर दिया है, हम तुम्हें जहां भी पाएंगे तुम्हारा भी यही हश्र होगा। इस पर कामरा कहता है कि वह इस समय तमिलनाडु में है, आ जाओ। कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर जो विवादित कॉमेडी की थी उसे लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी है। वहीं कुणाल कामरा ने इस मामले पर बयान देते हुए साफ तौर पर कहा है कि वे अपनी इस मामले में माफी नहीं मांगेंगे। वहीं अब फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता ने कुणाल को सपोर्ट किया है और अपने साथ हुए जुल्म की कहानी सुनाई है। हंसल मेहता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि 25 साल पहले अपनी एक फिल्म दिल पे मत ले यार, जिसमें मनोज बाजपेयी लीड रोल में थे, इसमें कथित तौर पर एक आपत्तिजनक लाइन की वजह से शिवसेना के गुंडों ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ मचाई थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, कामरा के साथ जो हुआ वो दुखद है, महाराष्ट्र के लिए नया न्याय चाहिए, मैं खुद भी इससे गुजर चुका हूँ। बिहार में इफ्तार पार्टी एक सियासी मुद्दा बनी हुई है। राजनीतिक दलों की ओर से लगातार इफ्तार की दावत की जा रही है। सोमवार को एलजेपी के कार्यालय में भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। पार्टी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हम लोग इफ्तार पार्टी लगातार करते आ रहे हैं। हमारे नेता, हमारे पिता ने इसकी शुरुआत बहुत लंबे समय पहले की थी। हर साल की तरह हम लोगों ने इस साल भी इफ्तार का आयोजन किया है। इफ्तार पार्टी को लेकर मुस्लिम संगठनों द्वारा बहिष्कार किए जाने पर उन्होंने कहा, उनका विरोध मेरे सिर आंखों पर। मदनी साहब से हम लोगों के पुराने रिश्ते रहे हैं, मेरे परिवार के भी उनके साथ पुराने संबंध रहे हैं। मैं उनके सामने बहुत छोटा हूं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। दिल्ली सरकार में 27 वर्ष का वनवास खत्म होने के बाद सत्ता में लौटी बीजेपी सरकार ने अपने पहले बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को खीर सेरेमनी से की। दिल्ली विधानसभा में संभवतः ये पहला मौका है जबकि इस तरह का आयोजन किया गया। खास तौर पर तैयार कराई गई इस खीर का सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भगवान राम के चित्र के समक्ष भोग लगाया और फिर अपने सभी सहयोगियों को खीर खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना पहला बजट पेश करेंगी। अब तक ये साफ संकेत है कि बजट विकसित दिल्ली के इर्द गिर्द होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बजट को तैयार करने से पहले सरकार ने सभी पक्षों से संवाद किया और अब ये बजट पेश होगा तो यह पूरी तरीके से दिल्ली वालों का बजट होगा। इसमें दिल्ली के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है और इसके जरिए ही दिल्ली को विश्व स्तर की राजधानी बनाया जाएगा।
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक अहम फैसले में फहीम खान और यूसुफ शेख सहित याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के विध्वंस पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने दोष के बिना संपत्ति के मामलों पर सुनवाई का मौका दिए बिना की गई विध्वंस कार्रवाई पर चिंता जाहिर की है। फहीम खान की संपत्ति पहले ही बगैर सुनवाई के तोड़ी जा चुकी थी, जो कि अदालत के आदेश से ठीक पहले हुआ। अदालत ने सरकार और नगर पालिका के अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। इस फैसले के बाद शहर में हलचल मच गई है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के कदमों पर सवाल उठ रहे हैं। युद्ध विराम समाप्त होने के बाद इजराइल ने गाजा में फिर से तोड़फोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। बीते एक दिन में गाजा में 65 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह हमले उस समय हुए जब इजराइल ने हमास के साथ युद्ध विराम तोड़ दिया। पिछले एक सप्ताह में हवाई और जमीनी अभियानों में इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा में सैकड़ों लोगों को मार डाला। 17 महीने के संघर्ष में अब तक मरने वालों की संख्या 50,000 से अधिक हो चुकी है। इसी बीच मिस्र ने युद्ध विराम को बहाल करने के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया है। मिस्र के अधिकारियों ने बताया है कि हमास इजराइल द्वारा गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति देने और एक सप्ताह के लिए युद्ध विराम लगाने के बदले में अमेरिकी इजराइल सहित 5 जिंदा बंधकों को रिहा करेगा। इसके अलावा इजराइल सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा। अमेरिका की आर्मी का अगला हमला कब और कहां होगा यह ना हम जानते हैं ना आप, लेकिन हुआ यह है कि यह सेंसिटिव जानकारी एक पत्रकार के हाथ लग गई है और जानकारी लीक करने वाला कोई बागी आर्मी जवान या दूसरे देश का सीक्रेट एजेंट नहीं, बल्कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने पुष्टि की है कि यमन में हूती सशस्त्र समूह पर होने वाले हमले की जानकारी जिस एक प्राइवेट सोशल मीडिया चैट पर शेयर की जा रही है, उसमें द अल्टांटिक पत्रिका के एक पत्रकार को भी जोड़ दिया गया था। उन्हें ग्रुप में जोड़ा था खुद व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वाइट्स ने। इस चैट ग्रुप के मेंबर में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सुसी विल्स और रक्षा सचिव पीट हेग्सेट सहित अन्य लोग शामिल थे। सोना चांदी खरीदारी से पहले कीमतों को जांचना जरूरी है। सोना चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव आता जा रहा है। इसे खरीदने से पहले इनकी कीमतें लोकल मार्केट या ऑनलाइन कीमतें जरूर चेक कर ले। भोपाल में कल यानी सोमवार को 22 कैरेट सोना 83,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका था, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 87,360 रुपए प्रति 10 ग्राम बिकी थी। वहीं आज यानी मंगलवार 25 मार्च को सोने की कीमत में ज्यादा खास अंतर नहीं है। 24 कैरेट सोने की कीमत 83,050 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 24 कैरेट सोने की कीमत 87,200 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 24 कैरेट सोने का भाव 83,050 रुपए और 24 कैरेट सोने का भाव 87,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है। सुपरस्टार सलमान खान का स्टारडम बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे हटके है। फैंस उनकी फिल्म का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया करते हैं। सलमान अपनी हर फिल्म में कोशिश करते हैं कि वो फैंस को सेलिब्रेट करने के मौके देते रहे, फिर भले ही वो उनकी एंट्री सीन हो या क्लाइमैक्स में उनका शर्टलेस सीन। एक्टर अपनी ज्यादातर फिल्में त्योहार के मौके पर ही रिलीज करते हैं। उनकी पिछली फिल्म टाइगर 3 भी दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। अब उनकी आने वाली फिल्म सिकंदर ईद पर रिलीज हो रही है। सलमान की फिल्म सिकंदर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मेकर्स फिल्म का प्रमोशन भी शुरू कर चुके हैं। हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर AR मुरुगदोस ने भी एक इंटरव्यू दिया, जिसमें वो अपनी फिल्म के बारे में बात करते नजर आए। इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर ने फिल्म में एक सुपरस्टार की अहमियत पर बात की। उन्होंने कहा कि अगर एक सुपरस्टार आपकी फिल्म में काम करता है तो आप पूरी तरीके से स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल सकते। आपको उनके स्टारडम के हिसाब से कई सारे बदलाव करने पड़ते हैं।
आईपीएल में बीती रात दोबारा वही तस्वीर देखने को मिली जिसकी पिछले साल पूरी दुनिया गवाह बनी थी। मौजूदा सीरीज के पहले मैच में हारने के बाद लखनऊ के नए नवेले कप्तान ऋषभ पंत की क्लास लगी। बाउंड्री के ठीक बाहर डक आउट के सामने फ्रेंचाइजी मालिक संजीव गोयनका ऋषभ से सवाल जवाब करते नजर आए। इस तस्वीर ने पिछले साल केएल राहुल को पड़ी डांट की याद दिला दी। दरअसल 24 मार्च को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 18वें सीजन का अपना पहला मैच खेला, लेकिन आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने उसे हरा दिया। ये मुकाबला ऋषभ पंत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 27 करोड़ की बोली के साथ आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर ऋषभ लखनऊ के लिए अपने पहले मैच में खाता तक नहीं खोल पाए। बाद में आखिरी ओवर में अगर वह स्टंपिंग नहीं चूके होते तो लखनऊ मैच जीत जाती।